रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी हॉकी पे। हॉकी हमारा कौमी खेल है और हम सबको याद है कि जब पाकिस्तान नया नया बना तो उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान हॉकी टीम ने दुनियाए हॉकी में पाकिस्तान के लाली परचम को बुलंद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और पाकिस्तान की जो 10-12 साल पहले जो टीमें हुआ करती थी वो जब ग्राउंड में उतरती थी तो जीत जो थी कंफर्म होती थी और आम लोग भी ये समझते थे कि फ़ला टीम के ख़िलाफ़ अगर मैच हो रहा है तो हमारी टीम इतने गोल करेगी। लेकिन हमने देखा कि हालिया 10-15 सालों में हमें ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन हमने ये देखा कि हालिया 1-2 सालों में हमारी टीम ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और अब हाल ही में जो नेशंस कप हुआ था मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में, उसमें पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। दूसरी पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की। पाकिस्तान की टीम जो है मलेशिया से उसने अपना लीग मैच बराबर खेला था और जापान के ख़िलाफ़ उसे कामयाबी मिली थी और लीग का जो तीसरा मैच था न्यूजीलैंड के साथ उसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जबकि फ्रांस से जो उसका सेमीफाइनल हुआ पाकिस्तान ने वो जीतने में कामयाबी हासिल की और फाइनल के लिए रसाई की। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम जो है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गई, जिसको कि कतई तौर पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम इतने मार्जिन से शिकस्त खाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ बल्कि पूरी कौम इस बात पे बिल्कुल ये इसी तरफ है कि पाकिस्तान की मौजूदा हॉकी टीम ने इम्माद भट्ट की क़यादत में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और जो उनके हेड कोच ताहिर ज़मान साबिक़ ओलंपियन जो इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच हैं, उन्होंने मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, लगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो रिफ़्लेक्ट कर रही हैं उनकी टीम में। और उनके साथ असिस्टेंट कोच ज़ीशान अशरफ जो 2010 में जो चीन में एशियन गेम्स हुआ था उसकी टीम के कप्तान और उसके साथ साथ मोहम्मद उस्मान, तो इसमें सबका मतलब कोशिशें शामिल थी, उनका इनपुट शामिल था और पाकिस्तान ने बिलाशुबा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेशंस कप जो 2022 में हुआ था उसमें पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन थी और जो गुज़िश्ता 2024 में जो एडिशन हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 4थी पोजीशन हासिल की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जनाब अब जो है दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी बात है। वैसे तो अगर हम रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की टीम जो है 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, 8 एशियन गेम्स और बेशुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और टेस्ट सीरीज़ जीत चुकी है। बहरहाल जनाब, चूँकि हॉकी पे बात होगी और जैसा हमने कहा कि हॉकी जो है हमारा नेशनल खेल है, लेकिन जनाब अब पता चलेगा कि ये जो हमारा कौमी खेल है इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान जो है इसकी कितनी पजीराई करती है। इसलिए कि लकीली खुशकिस्मती से पाकिस्तान को प्रो लीग खेलने का जो है मौका मिल गया, इसलिए कि क्वालिफाई तो न्यूजीलैंड की टीम ने किया था जिसने पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से जो न्यूजीलैंड की टीम है वो प्रो लीग में शिरकत नहीं कर रही है और पाकिस्तान को FIH ने कहा है कि वो शरीक हो। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला हो गया है कि जनाब कमोबेश 70 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए और देखना होगा कि 70 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान
यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पूरे कर पाता है या नहीं कर पाता। और हमने हाल ही में देखा कि जब पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग नीचे थी और पाकिस्तान के पास पीएचएफ के पास फंड्स भी नहीं थे, तो दुनिया की ज़ाहिर है मतलब है कि आप टीमों से बाहर जाके खेल नहीं सकते, इसलिए के पास आप फंड्स नहीं हैं। और अगर आप किसी टीम को बुलाना चाहें तो जो टॉप रैंकिंग की टीमें वो जो है छोटी मतलब कम रैंकिंग की टीमों से खेलना पसंद नहीं करती, फिर आपके पास फंड्स नहीं है। जबकि किसी भी टीम के लिए मुसलसल फतूहात हासिल करना उसी वक्त मुमकिन होता है जब वो बैरून मुल्क बड़ी टीमों से मैचेस खेलें। आप अगर आपकी टीम का एक्सपोजर नहीं होगा तो आपके चांसेस जो है उतने ही मतलब कम होंगे कि आप बैन अवी सतह पर अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए जो है एक मौका है। और आपको याद होगा कि इससे कबल जब शहबाज सीनियर पीएचएफ के सेक्रेटरी थे तो एक टूर्नामेंट पे हमने हाँ कर ली थी लेकिन नहीं गए थे, तो फिर उसकी पेनल्टी लगी थी। और अगर यही सूरत हाल जो आपको अब मौका मिला है और जिसकी कंफर्मेशन के लिए पीएचएफ ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है एफआईएस से, और अगर वो पूरा ना हो सका तो यकीनन फिर कोई ना कोई पाबंदी लग सकती है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि हमारी टीम जो है प्रो लीग में शिरकत करे और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। बहरहाल जनाब आज हमारे पास वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त गेस्ट हैं। एक तो हमारे 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के फुल बैक गोल्ड मेडलिस्ट नासिर अली मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़श्ता कई टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और जब वो फुल बैक खेला करते थे तो वो उस लेगेसी को आगे लेके चलते रहे जो इससे कबल जो मुनीर डार, तनवीर डार, मंजूरुल हसन और मुनव्वर जमा वगैरह जिस तरह से गोल कन्वर्ट किया करते थे। गो के सोहेल अब्बास बाद में आए जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो नासिर अली जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी अरसे तक जो है वो कप्तान भी रहे। फिर जब ज़ाहिर है उन्होंने हॉकी छोड़ दी तो मुख्तलिफ़ फेडरेशनों के साथ जो है उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में भी काम किया, कोच के हिसाब से कोच के लिहाज से भी उन्होंने काम किया, कोच की हैसियत से भी काम किया। इसी तरह आज हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो टेलीफोन लाइन पे होंगे। वो इस वक्त सियालकोट में, जब हमारी उनसे बात हुई थी तो वो लाहौर में थे। बहरहाल वो हैं जनाब मौजूदा पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर ज़मान साहब। मैं ये बताता चलूँ कि ताहिर ज़मान जो है तकरीबन 2-3 महीने से इस टीम को कोच कर रहे थे और यकीनन चूँकि वो एक सीजन कोच हैं, दुनिया की दूसरी टीमों को भी कोच कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं। बहरहाल इस टीम ने जो परफॉर्मेंस दी तो आपको कहना होगा कि उनकी मतलब जो एक्सपर्टीज़ है उसका रिफ्लेक्शन टीम में नज़र आया। ताहिर ज़मान जो हैं उन्होंने अपने कैरियर में 9 गोल्ड मेडल हासिल किए, 10 सिल्वर मेडल और 12 ब्राउन्स मेडल हासिल किए। 1994 का जो सिडनी वर्ल्ड कप था उसकी टीम में भी वो शामिल थे। टोटल उन्होंने 136 गोल किए और 38 गोल उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक पे किए, इसलिए कि जब पेनल्टी स्ट्रोक होता था तो उन्हीं को भेजा जाता था। इसी तरह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्होंने हासिल किया और उसके साथ साथ वो 8 चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। अंडर 14 भी उन्होंने खेली और अंडर 16 भी खेली, यानी बतदरीज नीचे की तरफ से जो है वो ऊपर की तरफ आए। और अगर हम नासिर अली जो इस वक्त हमारे यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं और इससे कबल ही यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका जो कैरियर है उन्होंने 7 गोल्ड मेडल अपने पूरे कैरियर में हासिल किए, 10 सिल्वर मेडल हासिल किए, 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। और जैसे मैंने पहले बताया कि ओलंपियन होना और फिर ओलंपियन की हैसियत से आपको ओलंपिक जीतने वाली टीम में शामिल होना, मैं ये समझता हूँ कि ये हर हॉकी के खिलाड़ी का एक सुहाना ख्वाब होता है। तो हमारे नासिर अली साहब जो हैं वो अभी स्टूडियो में मौजूद है, हमारे नासिर अली साहब। और हम जब सेकंड हमारा स्पेल होगा तो हम ताहिर ज़मान साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर अली। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है रियाज। जनाब आपका ज़माना तो हॉकी का बड़ा मार्को तो लारा ज़माना होता था और उस वक्त जो आप लोगों की परफॉर्मेंस थी, मतलब जब आप ग्राउंड में उतरते थे तो फिर पलट के नहीं देखते थे और फातेह बन के ही निकलते थे। लेकिन अभी जो हमारी टीम नेशंस कप में गई थी उसमें जनाब पाकिस्तान की टीम ने तमाम तर मसाइल के बावजूद, गो के हमारे खिलाड़ी भूखे पेट, खाली जेब, डेली अलाउंसेस उनके पास नहीं, और उसके बावजूद उन्होंने इमाद भट्ट की क़यादत में साबित कदमी का मुजाहरा किया। आप क्या समझते हैं कि जो टीम की परफॉर्मेंस थी उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है जो उसको मुबारकबाद देता हूँ नेशन कप के फाइनल मैच खेलने में। लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा जो मैं मुबारकबाद दूंगा वो ताहिर ज़मान को दूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि उसकी एज ए हेड कोच
उसकी सरबराही में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। और मैंने तो ये देखा है कि ताहिर माशाल्लाह एक समझदार कोच है, और ये है कि वो मुबारकबाद का मुस्तहिक भी है, लेकिन ये है कि वो जिस टीम के साथ भी होता है उसको उसने अच्छा यानी कि परफॉर्म किया उस टीम ने, चाहे वो अफ्रीकन चैम्पियन हो, मिस्र के साथ था तो अफ्रीकन चैम्पियन वो बने, फिर वो मस्कत की टीम के साथ भी रहा, उस वक्त भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब वो पाकिस्तान टीम के साथ है और इसको होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैंने जितने भी कोई प्रीवियस भी अगर इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उसमें मैंने ताहिर ज़मान को ज़रूर हाईलाइट किया है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम हुए नासिर भाई, देखें जो मतलब मेरिट पे है, जो मेरिट और पर है, जो मतलब सीजनड है, जी। तो उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। और हमने बिल्कुल। काफ़ी सालों से मतलब ताहिर ज़मान को देखा है, जिस तरह से उनका कोचिंग का स्टाइल है, जो पैटर्न है, जिस तरह वो करते हैं, तो आज का जो जदीद दौर है उसके मुताबिक वो कोचिंग करते हैं। और जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उसका रिफ्लेक्शन आपको टीम की परफॉर्मेंस में नज़र आया। हाँ, आपके सामने। लेकिन ताहिर से हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो मेरा, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसको जो अपना कोचिंग पैनल सेहतमंदाना डिफरेंसेस होने चाहिए। कोचिंग पैनल जो है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रांग करना चाहिए, जिसमें दानिश को लेना चाहिए। उसको मैं नाम ले लेता हूँ, दानिश है, कामरान अशरफ है, ये और ये बड़े सीजन जो है ना, ये अच्छी सूझबूझ रखते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई प्रोविजन रखा हो, मैंने उनको वैसे, क्योंकि मैंने तमाम को देखा है, मैं किसी की कोई ये नहीं क्योंकि मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कोचिंग पैनल जो है उसका स्ट्रांग होना चाहिए। 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा होना चाहिए। ये हो सकता है कि उन 2 को भी ऐड कर लें। हाँ हाँ, यस, ये भी किया जा सकता है। आपकी रिकमेंडेशन है? हाँ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, ये तो हो गई बात। ये बताइए कि नेशंस कप में हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, हम देखिए बारी बारी में बात करूंगा हर टीम का, लेकिन आप जर्नल मुझे बताइए। देखिए जनरल बात ये है कि जब गोल एवरेज के ऊपर जब आप आए हैं ना, यानी कि सेमीफाइनल पर, तो मैं मुझे होपफुल था कि ये एक लकी पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जीत सकता है। क्योंकि 71 का वर्ल्ड कप देखें तो जापान ने हमें सेमीफाइनल पर लेकर आया था। 84 का अगर ओलंपिक्स देखें तो हमें कीनिया लेकर आया था। 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखें तो वो बारिशों ने आगे पीछे किया। तो ये चौथा मौका था जो सोच रहा था कि इंशाअल्लाह ताला इसमें देखिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने तो, नसर की जबान में शायरी कर दी है। अच्छा, तो ये था कि मैंने कहा अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान टीम जीत कर आए। देखिए हम एक स्पोर्ट्समैन है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ड्यू टू स्पोर्ट्स, हॉकी की वजह से बैठा हूँ। तो हमारा ओढ़ना बिछोना ये तमाम जो है हॉकी है। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक के साथ होता है, वो होना भी चाहिए, जो कि जैसा आपने पहले बोला। टीम की मतलब कामयाबी पे तो मैं समझता हूँ 2 राय हो ही नहीं सकती। सबकी ये दुआ होती है कि टीम जो है हमारी कामयाब हो और पाकिस्तान का सब हिलाल परचम जो है बुलंद हो। लेकिन आपने अभी जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात की, प्रो लीग की। जी जी। तो देखें अच्छा बाद में आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में नेशंस कप के दौरान, ठीक है हमारी टीम ने ज़ाहिर सिल्वर मेडल हासिल किया, और आज के दौर में सिल्वर मेडल हासिल करना जो मसाइल का हम शिकार हैं, तो एक बड़ी चीज़ है। हमने लास्ट ईयर जो है अजलान शाह में हम सिल्वर मेडल हासिल किया था, फिर हमने अब मतलब सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर देखा जाए तो 2000 टेक्निकल एतबार से आप क्या समझते हैं? 2022 से अगर आप शुरू करें ना, जी जी, तो 2022 से लेकर टिल डेट 25 की ये जो भी है, उस वक्त तक जितने भी आप अगर टूर्नामेंट्स देखते हैं ना, अगर जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी फेडरेशन हो, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो शहबाज हो, चाहे वो नराना हो, अगर उनका टर्नओवर 22 से निकालते हैं ना, तो अगर 12 टूर्नामेंट खेले होंगे ना, तो 12 में से 10 मरतबा पाकिस्तान हॉकी टीम विक्ट्री स्टैंड पर जरूर आई है। और ये गुड साइन है पाकिस्तान के लिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्लेयर्स बहुत हैं। सही है, ये बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह बन्नू में बहुत अच्छे हैं, मर्दान में अच्छे हैं, स्वात में अच्छे हैं, मर्दान में हैं, उसके सराय साले में है, सरगोदा है, पीर महल है, कराची है, उसके बाद आप टोबा टेक सिंह है, टोबा में है, और घोजरा में है। मैं सियालकोट का मुझे अफसोस होता है कि अमाद के अलावा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अगर आपकी मेरिट पे सारे खिलाड़ी एक ही जगह के हैं तो उनको आना चाहिए। मेरिट जो है उसको आपको पहले नंबर पे रखना चाहिए। यस, यस, कोई भी हो, अभी हाँ कोई भी जगह हो। जैसे एक जमाने में गुजरा की टीम हुआ करती थी, बिल्कुल सियालकोट के तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा नासिर भाई कि आपने कराची का जिक्र किया, तो एक ज़माने में हमने देखा कि
जब भी पाकिस्तान की टीम आप उठा के जाएँ उसका ग्रुप फोटो देखें तो कराची के ज़ाहिर है लड़के होते तो फिर पूरे पाकिस्तान से यहाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट से सारे लड़के यहाँ से खेलते थे, तो मतलब यहाँ पे एक नर्सरी आप कह सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस टीम में हमने देखा कि 1-2 सालों से क्या कराची के लड़के शामिल नहीं हैं या सिंध के लड़के शामिल नहीं हैं? क्या कराची और सिंध के जो खिलाड़ी हैं वो मतलब मेरिट पे पूरा नहीं उतरते या उनके साथ ज़्यादती होती है? और आप अगर दूसरी तरफ देखें तो सिंध गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गुज़िश्ता कई सालों से 8-8, 10-10 करोड़ जो है वो ग्रांट देती रही है। जी बिल्कुल। देखें, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि चाहे वो कोई भी फेडरेशन में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, उनको प्लेयर्स के फ्यूचर के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर आप बात करें कि सिंध में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, देखें सिंध में प्लेयर्स हैं। ये नहीं है कि क्या वो अगर पाकिस्तान खेले हैं तो वो पाकिस्तान के कैंप के लिए भी यानी कि वो एलिजिबल नहीं है। जिस तरह वो अपना लेफ़्ट हाफ था, रशीद का बेटा बहुत अच्छा है, फुल बैक होता था रशीद, उसका बेटा बहुत अच्छा है और वो बहुत पाकिस्तान 2 साल खेला है और बहुत अच्छा नेवी की तरफ से वो अभी डिपार्टमेंट में खेल रहा है। उसके बाद एक ज़हीर का बेटा है, साद ज़हीर, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको पाकिस्तान कैंप में लेना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, ताहिर को बोलूँगा कि ताहिर आप खुद निकलो, चाहे वो कराची है, चाहे वो जौन सा भी शहर है, आप शहर में जाओ, आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, आप उनके खुद ट्रायल्स देखो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर खड़ा है। अच्छा, आप एक माशाल्लाह बेहतरीन फुल बैक रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम का जो पेनल्टी कॉर्नर का शोबा है वो सही तरह से मतलब डिलीवर कर रहा है या नहीं? सर, इस टूर्नामेंट में अगर मैं देखूं लास्ट 2 जो टूर्नामेंट है ना, उसमें वो सही डिलीवर नहीं हो रहा। ठीक है कि नहीं? अगर आप देखती हैं मे बी कि दूसरी टीमें जो हैं वो रीड करती हैं, हर एक को उसके एक्शन को रीड करते हैं, उसके टाइमिंग को रीड करते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो अपना डिफेंस जो है ना वो उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें प्लेंटी कॉर्नर्स तो बहुत मिले, फाइनल में हमें बहुत मिले, यानी कि एक तो मौका ऐसा था कि 4 मिले प्लेंटी कॉर्नर, यानी कि कंटिन्यूसली टर्न होता रहा कि प्लेंटी कॉर्नर में, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर सके। ये थोड़ा शोबे के ऊपर अपना माशाल्लाह आपके पास सुफियान खान बहुत अच्छा लगाने वाला है। अगर दूसरा कोई, ताहिर आप बेहतर समझता है माशाल्लाह, वो तो एक FIH का कोच है और बहुत अरसे से टीमों के साथ लगा हुआ है, उसको एक एक ड्रिल्स का एक एक यानी कि पैटर्न का पता है कि हमें किस जगह कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, हमें मेथड वो उसको पता है माशाल्लाह। सही। ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे इस सिलसिले को यहीं शुरू करेंगे। एक ब्रेक। शामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे साथ
इस वक्त दूसरे सेशन में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सियालकोट से पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच और इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच ताहिर ज़मान। ताहिर ज़मान के मुतालिक मैंने आपको ये बताया था कि उनके क्रेडिट पे जो है 9 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 94 का जो सिडनी वर्ल्ड कप था उसकी वो फाते टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसी तरह 92 का जो ओलंपिक था बार्सिलोना का, उसके वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और उन्होंने का जो कैरियर है उन्होंने अब तक 136 गोल किए हैं, जिसमें से 38 गोल उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक किए थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिल चुका है और उन्होंने रिकॉर्ड 8 मरतबा जो है चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने का एजाज़ हासिल किया। और जो ये नेशंस कप था, आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने 2022 में 7वीं पोजीशन हासिल की थी, 2024 में पाकिस्तान ने 4थी पोजीशन हासिल की थी। और ताहिर ज़मान जब टीम के साथ हेड कोच अभी थे तो उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। इसका मतलब ये हुआ कि ताहिर ज़मान की जो बहैसियत कोच एक्सपर्टीज़ हैं, टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसमें उसका रिफ्लेक्शन नज़र आया। तो ताहिर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज भाई। ताहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह सियालकोट पहुंच गए आप लाहौर से? जी अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, ओलंपियन नासिर अली बैठे हैं, वो आपको सलाम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। बिल्कुल ठीक, आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और ये है कि और दूसरी सबसे बड़ी मुबारक कि जो हमें ग्रीन सिग्नल दिया प्रो लीग का, तो उसमें जाने की सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के हलकों में खुशी है। और ये तमाम क्रेडिट जो है ना ये आपको जाता है, खिलाड़ियों के भी जाता है सबको जाता है। भाई आपको भी मुबारक हो। अच्छा ताहिर भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा, सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए जी ताहिर भाई, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप हेड कोच थे, कौमी टीम के सीजन कोच हैं और आपकी मतलब एक क्वालिफाइड कोच हैं, आपकी मतलब बड़ी क्रेडिबिलिटी भी है। आपने इंटरनेशनली दुनिया की दूसरी टीमों में भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपकी जो ये टीम की परफॉर्मेंस थी, वैसे तो देखें पूरी कौम खुश है, हम सब मतलब एक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा टीम ने परफॉर्मेंस दी। ये और बात है कि फ़ाइनल में मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब गोल हम पे ज़्यादा हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप इस परफॉर्मेंस से कितने खुश और मुतमईन हैं और इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं मुस्तकबिल के हवाले से? मुझे लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी जरूरी थी पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से, पाकिस्तान हॉकी की तरफ से। और इस फाइनल तक रसाई हासिल करने का जो मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट जो है वो हमारे बच्चों में जाता है। बड़ी मेहनत और जाफशानी से उन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल। और मेरे साथ जो सारी टीम थी, उस्मान और निशान अशरफ और नदीम लोधी और असलम मुख्तार, आसिफ, मजहर अब्बास, ये सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और एक कलेक्टिव टीम एफर्ट थी जिसके नतीजे में हम फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। देखिए हम हर दफा बात तो करते हैं, ज्यादातर हमारी बातें होती हैं जब कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं रियाज भाई, यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें दरमियान में जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होती है टीम की, मैं इसको ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट कहूंगा। सही। तो पहले से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इस बेहतरी को अप्रिशिएट करना जो है मोटिवेशनल प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सही। ताकि आगे और हिम्मत बढ़ाई जाए बच्चों में और हौसला अफजाई की वजह से और उनमें जुनून और जोश पैदा हो कि उन्होंने अपने मुल्क और हॉकी के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने हैं। तो जहां तक हम फाइनल की बात करते हैं वो एक सेकंड एपिसोड है, ठीक है, एक ओवर एक्साइटमेंट आ रही थी सेमीफाइनल जीतने के बाद। देखें 3 टूर्नामेंट थे जो हम पेनल्टी शूट आउट पे आ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने इस टूर्नामेंट में पेनल्टी शूट आउट्स वाली भी मिथ ब्रेक कर दी है। हमने सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी टीम को जो कि हमसे 5 दर्जे बेहतरी की तरफ थी, वो 9वीं 10वीं रैंक पे थे, हम 15वीं रैंक पे थे, हमने उनको शूट आउट पे हराया है। तो एक वो भी मिस टूटी है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और फाइनल तक गए, हमने चौथी से दूसरी पोजीशन पे आ गए, रैंकिंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव साइड को देखें तो वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में बड़ी पोटेंशियल है, ये बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन एक बेहतर तरीके से अच्छी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जाए तो ये बच्चे पाकिस्तान के लिए वो सारे खोए हुए एजाज़ात और लॉरेल्स वापस ला सकते हैं जो हर पाकिस्तानी देखना चाहता है।
अच्छा ताहिर, ये बताइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम को हालिया सालों में वो एक्सपोजर जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, जिसकी वजह से टीम की मतलब एक्सपीरियंस में इजाफा होता है और वो एक्सपर्टीज़ में भी इजाफा होता है, जिसकी बुनियाद पे वो पूरे एतमाद होते हैं और खेलते हैं। तो इन तमाम मसाइल के बावजूद आप समझते हैं कि टीम ने परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन टेक्निकी एतबार से आप समझते हैं वो कौन सा शोबा है जिसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है? दोनों बातें आपने ठीक की राज भाई, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब हम ट्रेनिंग कैंप में इस्लामाबाद में थे मलेशिया जाने से पहले नेशन कप के लिए, तो हमने वहाँ पे पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड बनाकर उनके साथ 3 मैचेस की सीरीज खेली। तो हमने पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड बनाया था, हमने वो जो तीनों मैच थे अपने जो पूल है हमारा नेशंस कप में, जहाँ पे हमने पहला मैच मलेशिया से खेलना था, दूसरा मैच हमने न्यूजीलैंड से खेलना था और तीसरा मैच हमने जापान से खेलना था। हमने वो अपने तीनों मैच जो है उसी पैटर्न के ऊपर उस डेवलपमेंट स्क्वाड से खेले। यानी कि पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने मलेशिया की टीम बना के उनको खिलाया, दूसरे मैच में हमने उनको जापान की टीम बना के खिलाया और तीसरे मैच में हमने उनको न्यूजीलैंड की टीम बना के खिलाया। मुझे लगता है कि उन चीजों ने भी थोड़ा बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उन वैसे इस तरह से मैच तरतीब देने से हमारे बच्चों को थोड़ी आगाही हुई, क्योंकि उन्होंने वीडियोस भी देखी थी। वीडियो एनालिसिस के थ्रू हमने उनको जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया था, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो मैचेस खेलने के, उससे हमें काफी फायदा हुआ। दूसरा, हमने इनकी स्पेसिफिकली पावर एंड स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम किया था, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हुआ। और मुझे लगता है ये 2 फैक्टर ऐसे थे जो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम करके, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो पहले मैच को हम लें तो वो जो येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड की रेशो थी वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी, जो जिसने हमें मैच में जीता हुआ मैच बराबरी की तरफ ले गए। हमने उस चीज को, ये अभी भी ग्रे एरिया है जिसको हमें ठीक करना है, लेकिन देखें उस मैच के फौरन बाद अगले मैचेस में देखें आप, हमने अपने कार्ड्स को मिनिमाइज किया। दैट मींस कि ये लर्निंग जो है वो टूर्नामेंट के मैचेस के दौरान ही स्टार्ट हो गई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जब आप सितंबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे लास्ट चाइना में, जहाँ पे आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद से आपको इंटरनेशनल मैच ही कोई नहीं मिला। हमने कोशिश की थी कि हम 15 से 20 मैचेस इंटरनेशनल खेल लें नेशन कप में जाने से पहले, लेकिन फंड्स की दस्तयाबी होने की वजह से हम नहीं जा सके। तो इसलिए टूर्नामेंट में आके हमें ये सारी चीजों के मुताल्लिक पता चला कि क्या चला, अब जब सही अंडर हाई लेवल के प्रेशर में टेस्ट करते हैं बच्चों की स्किल्स को, टेक्निकल हो, टैक्टिकल हो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, तो फिर ही पता चलता है कि कहाँ मजीद काम करने की जरूरत है। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ही हमने इस चीज को कवर किया। फिर गोल कीपिंग का शोबा हमें पता है शुरू से ही जो है वो ट्रिपलेस का शिकार था, कभी अच्छी परफॉर्मेंस आती है कभी बुरी आती है। हमने बजर अब्बास को स्पेशलिस्ट कैंप में रखा, इससे पहले गोलकीपर ट्रेनर ही नहीं होता था, उस शोबे में भी पहले से बेहतरी आई। शूट आउट्स के ऊपर भी हमें उस वजह से कामयाबी मिली। लेकिन अभी भी जैसा आपका सवाल है, मैं वापस आऊंगा कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है और उनको बेहतर करने की जरूरत है। तो अभी भी जो 1 वर्सेस 1 डिफेंस है उसमें जो रैशनल अप्रोच है, जिसकी वजह से हम रश टैकल करते हैं और हमारे खिलाफ कार्ड्स होते हैं, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो गोल कीपिंग का शोबा है उसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है कि इनकी परफॉर्मेंस में तसलसल आ जाए। ये जो कभी बहुत अच्छा और कभी बुरा हो जाता है, इसको हमने खत्म करना है और इनकी परफॉर्मेंस में तसलसल लाना है। इसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर की कन्वर्जन के ऊपर देखें, हमें मजीद काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि फील्ड गोल माशाल्लाह पहले से बढ़ गए हैं, हमने उनके ऊपर काफी काम किया था, उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो मैं इन जनरल ये कहूंगा कि जो 1 वर्सेस 1 डिफेंस है, ऑफ बॉल स्किल्स में देखें तो जो रिपोजिशनिंग कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करनी होगी और गोलकीपिंग के शोबे में मजीद बेहतरी लानी होगी। ये जो टर्बुलेंस आती है, ऊपर नीचे मद्दोजर वाली परफॉर्मेंस है ना, उतार चढ़ाव वाली, इसको खत्म करके तसलसल पैदा करना है इंशाल्लाह। ताहिर भाई, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। नासिर अली बैठे, मैं इनसे मतलब कि सवाल करूंगा और आपसे भी सवाल करूंगा प्रो लीग से मुतालिक। नासिर भाई, ये बताइए कि प्रो लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान की टीम, मतलब उसमें शिरकत कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए? इस मुझे लग ये ऐसा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और हुकूमत पाकिस्तान का ये इम्तिहान है कि जो हम सब मिल के दावे करते हैं कि जी कौमी खेल हमारा हॉकी है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज वक्त आ गया है कि आपने अगर प्रो लीग में जाना है तो आपको अप्रॉक्सीमेट
70 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ज़रूरत है, और अगर आपने मना किया तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी। ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो इससे कबल शहबाज सीनियर के दौर में हुआ था जब नहीं गए थे। क्या कहेंगे प्रो लीग? रियाज भाई देखें, पहले भी मैं मुबारकबाद दे चुका हूँ प्रो लीग की, लेकिन बात यह है कि अगर 70 करोड़ रुपया ये कोई गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मैं ये बात करता हॉकी से मोहब्बत का पता चल जाएगा, से मोहब्बत का। और दूसरी बात ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट 10 करोड़ वैसे ही सालाना उसने रखा हुआ है सिंध की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो क्लब्स हैं, चाहे वो छोटी छोटी टीम्स के लगे, तो क्या अगर ये चारों सूबे हमारे या 5 सूबे अगर 25-25 करोड़ ही दे दें तो 1 अरब 25 करोड़ बन जाता, तो हमें जरूरत है 70 करोड़ की। जबरदस्त। तो ये तमाम मैं जितने आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। ये जितने भी हमारे 5 सूबे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, हम बात तो कर देते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी इतनी डिक्लाइन में चली गई है, लेकिन हम उस महरकात पर नहीं आते कि इसकी रीजंस क्या हैं। अब आपके सामने अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप प्रो लीग में आ सकते हैं, आप कह रहे हैं FIH को भी पैसा देना चाहिए फिर? मैं इस पर आता हूं आपके पास जरूर, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या चारों सूबे अगर हेल्प आउट नहीं करते, चारों वज़ीर आला से, 5 वज़ीर आला से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कौमी खेल के लिए 25-25 करोड़ रुपया दे दें, ताकि ये टीम जो है एक्सपोजर जो है ये जाके लड़कों को हो और आइंदा के लिए ये कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर मैं FIH जो कराम तैयब साहब है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, और ताहिर के कोच भी रह चुके हैं वो, और ताहिर के कोच हैं अंडर 14 के, बिल्कुल ताहिर माशाल्लाह उन्हीं की सरबराही में चल रहा है। और ताहिर ज़बान उन खिलाड़ियों में से हैं जो नीचे से आए, अंडर 14 अंडर 16। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे अफ्रीका में कहते हैं जी 15 करोड़ की हमने वो दे दी, स्पोर्ट्स सामान दे दिया, ये दे, तो आप पाकिस्तान के लिए FIH को चाहिए। अच्छा, इस फंड से कोई लेकर आए। ताहिर भाई, यही सवाल आपसे, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाहिर है पाकिस्तान की टीम इन हालात में अगर प्रो लीग में जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और जाहिर है आप हेड कोच हैं तो ये बड़ा मतलब ये चीज़ काउंट होती है। क्या कहेंगे प्रो लीग के लिए, जो अभी मैंने सवाल किया था नासिर अली से? पहले तो मैं जो प्रो लीग के डायनामिक्स है ना उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जी। अभी भी प्रो लीग जो है एक अंदिया दिया गया है हमें कि चांसेस हैं कि आपको प्रो लीग में शमूलियत के लिए दावत मिले। न्यूजीलैंड जो है उनको उनकी तरफ से ऑफिशियल फाइनल जो आपका इंतजार है, वर्बली तो उन्होंने कह दिया कि शायद वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने इस चीज को कंफर्म करना है। हमने कमिटमेंट देनी है, हमने टाइम मांगा हुआ है। एक हफ्ते का टाइम करेंगे कि हम प्रो लीग खेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये जो है काम आगे बढ़ना है। हम उस वक्त तक कमिटमेंट नहीं दे सकते जब तक पहले से कंप्लीट जवाब न्यूजीलैंड की तरफ से ना आ जाए और हमारे पास इस चीज की एश्योरेंस ना हो कि हम प्रो लीग में सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोग्राम के साथ दाखिल हो सकते हैं। सही। ये सारी चीजें अभी जो है ये महरकात अभी कंप्लीट होने हैं, फिर जाके ये प्रो लीग वाली कंफर्मेशन होनी है। अभी ऐसा केस कोई नहीं है। अब दूसरी तरफ जाते हैं, फंड्स की बात करते हैं। देखिए, चीफ पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस स्पोर्ट्स के, पाकिस्तान के कौमी खेल के, तो हमारी उनसे डायरेक्ट दरखास्त है। तो वो ये जो एक सुनहरी मौका हमारे पास आया है पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइवल के लिए, इसको हाथ से ना जाने दें और ये फंड्स की दस्तयाबी मुमकिन बनाएं। हम फील्ड मार्शल पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम अली साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका हॉकी से जो वालहाना मोहब्बत है, वो हर किसी को पता है, वो हॉकी को क्रिकेट में भी तरजीह देते हैं, तो उनसे हम दरखास्त करेंगे कि वो इस मौके को हाथ से ना जाने दें और पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल के लिए जो चांस पैदा हो रहा है, इस चांस को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अगर वो हमें मिल जाता है तो इंशाल्लाह। फंड्स जो है, आप इसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक कैटेगरी में ले जाता हूँ कि जहाँ पे हमने टूर करने हैं और मैचेस खेलने जाना है, अगर हम उन टूर्स को लिमिटेड रखेंगे तो शायद ये 70 की बजाय 50-60 करोड़ में भी काम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए पैसा तो चाहिए। इससे कॉर्पोरेट सेक्टर भी इंगेज कर सकते हैं। अगर हम पैसा लगाएंगे तो पैसा हम बना भी सकते हैं, हम स्पॉन्सरशिप से भी पैसा ला सकते हैं। लेकिन नक्शल यही है कि ऐसे मामलात में मुझे लगता है, नासिर भाई जो बात कर रहे थे, मेरी जाती सोच जो है कि FIH को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट कंट्रीज जो होते हैं वो ग्रांट्स जो है उनके लिए होती हैं। हम डेवलपमेंट कंट्रीज में नहीं आते हॉकी में, हम हाई परफॉर्मेंस टॉप नेशंस में आते हैं हॉकी में। तो
इस बात को हम अपने तक ही रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की नासिर भाई ने कि अगर 10 करोड़ डोमेस्टिक या लोकल हॉकी की डेवलपमेंट के लिए दे सकती है सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान टीम के प्रो लीग में जाने के लिए क्यों नहीं 20 या 25 करोड़ दे सकते। इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ इस तजवीज से कि सारे चीफ मिनिस्टर जो है हमारे सूबों के, इवन सिंध, पंजाब और केपी के या बलोचिस्तान मेन सूबे ही डाल जाए फेडरल के साथ, वो 10-10 करोड़ भी देंगे तो हमारी प्रो लीग वाला मसला जो सीधा हो जाएगा। ताहिर भाई बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मांगते मैं दोबारा से आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। हम फंड्स नहीं मांगते, हम कहते हैं प्रो लीग का अगर हमें मौका मिल जाता है इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को आप यकीनी बना दें, हमारी होटल बुकिंग करवा दें, हमारी टिकट्स करवा दें, हमारा रहना सहना कर दें, बच्चों के अलाउंसेस कर दें, जो ऑफिशियल्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे कर दें, पैसे नहीं हमें चाहिए। बहुत सही बात की ताहिर भाई आपने। ये प्रोग्राम हमारा जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के करंट कोच, हेड कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान और उनके साथ साथ ओलंपियन नासिर अली। भाई एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान, और उनके साथ साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं ओलंपियन नासिर अली। ताहिर ज़मान, मैं आपके पास आऊँगा। ये बताइएगा कि इस वक्त हमारी टीम के खिलाड़ियों की जो फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल है और जो उनका स्टेमिना है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है, या आप समझते हैं कि यूरोपियंस टीमों से खेलने के लिए अभी हमें बहुत इम्प्रूवमेंट हम बाकी है? क्या कहेंगे? देखिए, अगर कैटेगोरिकली इसको हमने डिस्कस करना है रियाज भाई, तो ये तो प्रूव किया इन बच्चों ने कि पहले से इनकी फिजिकल फिटनेस का मेयार जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। फिजिकल फिटनेस जो है वो खाली इंड्योरेंस या स्पीड के ऊपर नहीं बेस करती। फिजिकल फिटनेस जो है उसमें आजकल की हॉकी में जो सबसे ज्यादा अमल दखल है वो आपका रिएक्शन टाइम है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपका बॉडी बैलेंस है। सो हमने अपनी फिजिकल फिटनेस को पहले से इम्प्रूव किया है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी और ज्यादा इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। इवन अब हम टूर्नामेंट से वापस आके बच्चे घरों को चले गए हैं, लेकिन हमने उनको एक प्रोग्राम दिया हुआ है। हम बच्चे को बता दिया है कि हर महीने हमने इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट करना है, भले कैंप लगेगा या नहीं लगेगा। हम आपके पास आएंगे टेस्ट करने के लिए या आपको हम बुलाएंगे टेस्ट के लिए, ये कोई पता नहीं है, लेकिन आप हर वक्त अपनी प्रैक्टिस जो है फिजिकल फिटनेस की और पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको जारी
रखेंगे जी। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसको हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाएंगे और अल्लाह करे, दुआ कर रहे हैं कि साथ ही साथ ये सारी चीजें यकीनी हो जाए कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रो लीग में अल्लाह के फजल से एक मुख्तलिफ टीम नजर आएगी जी। फिजिकल फिटनेस के एतबार से। जी बिल्कुल ताहिर भाई, साथ रहिएगा, हम आपसे नासिर भाई से सवाल के बाद आपसे सवाल करेंगे। नासिर भाई, ये जिस वक्त जो मतलब जो यूरोपियन टीमें जिस तरह से खेल रही हैं, आप समझते हैं कि अटैकिंग हॉकी, जैसी हमारी अभी ताहिर जमान से बात हो रही थी, अटैकिंग हॉकी के लिए स्टेमिना जो है कितना ज़रूरी होता है, फिज़िकल फिटनेस जो है वो कितनी ज़रूरी होती है, और आप समझते हैं कि इन दो चीज़ों का मतलब होना किसी भी खिलाड़ी और किसी भी टीम में बेहतर होना कितना मतलब एक एतमाद बहाल करता है खिलाड़ियों में? रियाज भाई, ताहिर ने बड़ी अच्छी आपको अपना मेथड बताया है कि उन्होंने जितना वर्कआउट किया है और उन्होंने पहले से उस चीज़ को बेहतर पाया है। और इसमें उसने तो कोई ये शक नहीं है। बोला कि कोई गोल कर देना या ये दूसरा या तीसरा, उसने एक एक जो आपको फील्ड में कंपोनेंट इस्तेमाल करने होते हैं, जहाँ जहाँ बॉडी इस्तेमाल करनी होती है, उसने एक एक चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन मैं ये प्रो लीग के ऊपर आऊँगा, मैं भी ताहिर इस पर एग्री करता है कि नहीं, अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इससे पहले भी और आसिफ बाजवा के दौर में भी एक प्रपोज़ल दिया था कि जिस तरह आप स्पेन में इमरान है, उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है PHF का कोऑर्डिनेटर डिप्यूट करे और उनको बोले कि वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वहाँ के जितने जो उसको नियरेस्ट 3 ममालिक, कोई 2 ममालिक मिलते हैं, वहाँ पर वो पाकिस्तान कम्युनिटी से कांटेक्ट करे और उनको बताए कि पाकिस्तान टीम आना चाहती है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वहाँ पर क्लब मैचेस ऑर्गेनाइज़ करे। लेकिन उसके साथ साथ PHF जो है, जहाँ वो 2 या 3 ममालिक में अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी से करता है, वो देखें बोर्डिंग लॉजिंग भी देने के लिए तैयार होते हैं। ये मैं आपको हकीकत में बताऊँ, फूड भी देने के लिए सब कुछ होता है। अगर आपकी रैंकिंग कम है तब भी अच्छा सर, वो पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं कम्युनिटी का। इसी तरह दूसरा है ताहिर है पोलैंड में, उसको बताएं 2-3। इसी तरह ताहिर कोई देख ले, हॉलैंड में कोई और बंदा देख ले, उनको कोऑर्डिनेटर बनाएं और उनकी जिम्मेदारी लगाएं। आपका पैसा भी नहीं लगेगा। अच्छी है आपकी जी, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन लड़कों का एक्सपोजर भी ज्यादा होगा। सही। अच्छा ताहिर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मतलब पाकिस्तान का पूल है और जितने खिलाड़ी हैं, जितनी भी तादाद है, आप ये समझते हैं कि ये सफिशेंट है, इसमें से आपको सही मेरिट पे खिलाड़ी मिल रहे हैं, या आप समझते हैं कि और मतलब कि पूल बड़ा होना चाहिए और ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ी होने चाहिए? क्या कहेंगे ताहिर भाई? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है रियाज भाई कि हमें इस पूल को बढ़ाना होगा। अभी भी हमारे पास जो है ना, ये 24 से 26 खिलाड़ियों का पूल है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस पूल को दोबारा से बढ़ाया जाए और इसमें जो ऐसे प्लेयर जिनको बहुत अरसे से चांस नहीं मिला, उनको भी इसमें लाया जाए, ताकि अल्टीमेटली देखें कुछ भी कर लें, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने प्लेयर्स में कंपटीशंस का एलिमेंट क्रिएट करना होगा। जब विद इन ट्रेनिंग कैंप इनका आपस में कंपटीशन होगा तो फिर क्वालिटी बेहतर तरीके से निखर कर सामने आएगी। अगर हमारे पास थोड़े ही खिलाड़ी हैं और उनमें से 18-20 को पहले से ही पता है कि मैं टीम में हूं क्योंकि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, तो वहां से फिर आपकी क्वालिटी थोड़ी नीचे की तरफ जाती है और कंप्लीसेंट एलिमेंट जो है वो प्लेयर्स में आ जाता है। सो इसको निगेट करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाया जाए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। और क्योंकि जब आप अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारा चांस कंफर्म हो जाता है प्रो लीग में जाने के लिए, तो वहां पे तो कम से कम आपको 24 खिलाड़ियों के नाम देने ही पड़ते हैं और उनके साथ ट्रेवल करना पड़ता है ग्लोबली। पूल ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी आपका बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएंगे भी और इनमें कंपटीशन का एलिमेंट भी क्रिएट करेंगे ताकि क्वालिटी प्लेयर्स जो हैं वो हम फाइनली सिलेक्ट कर सकें। अच्छा ताहिर भाई, बस हमारे प्रोग्राम के आखिरी मिनट हैं, एक सवाल आपसे करूंगा और एक फिर अपने नासिर भाई से। ये बताइएगा कि जब मतलब जिस ज़माने में ब्रिगेडियर आतिफ जो थे इंटरनेशनल रूल्स बोर्ड कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, तो हमारे अंपायर जो हैं वो भी इंटरनेशनली मैचेस खिला रहे होते थे, और हमारे लोग भी मुख्तलिफ टेक्निकल कमेटीज़ में हुआ करते थे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे टीम तो परफॉर्मेंस दे इंटरनेशनली अच्छी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंपायर्स, हमारे टेक्निकल जो लोग हैं वो भी वहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट में नजर आए? क्या कहेंगे? जी, बहुत जरूरी है, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे और इसके ऊपर ऑलरेडी डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि हम अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स का जो शोबा है उसको पहले से ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, उसमें पहले से एजुकेशन का एलिमेंट बढ़ा
जिसमें आप अंपायरिंग को कह सकते हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिशियल्स कह सकते हैं, कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर एक जामिया किस्म की अमली सामने आएगी, जिससे रेगुलर बेसिस पे हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, जिसमें अंपायरिंग, कोचिंग और टेक्निकल ऑफिशियल्स बेंच वाले आ जाते हैं, उनको एक प्रॉपर मौका मिलेगा। देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं राज भाई, तो आपकी हर फील्ड में पार्टिसिपेशन जो है वो आपकी ओवरऑल लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमें चाहिए कि हमारे ऑफिशियल्स जो है, टेक्निकल ऑफिशियल्स, अंपायर्स, वो भी हर टूर्नामेंट में जाएं, वो भी अपग्रेडेड हों, ताकि वहां पे हमारी जो लॉबिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने ब्रिगेडियर आतिफ साहब का हवाला दिया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनका विजन बड़ा अच्छा था, वो इन सारी चीजों के ऊपर ख्याल करते थे। लेकिन अभी पीछे जो कुछ अदवार रहे हैं, माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हमने इन चीजों को सिर्फ लोगों को ब्लाइज करने के लिए ही रखा, और जो हकदार लोग थे, जो डिजर्विंग पीपल थे, जो इनमें आगे बढ़ सकते थे, उन लोगों को मौका नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से भी जो डिजर्विंग पीपल हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, ताकि वो पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर काम कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। नासिर भाई, एक वक्त था कि मतलब PIA और मुख्तलिफ बैंक्स, उनका पार्टिसिपेशन बहुत था, और उनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी ने दुनिया हॉकी में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया, बड़ा सपोर्ट किया PIA ने, कस्टम ने, मुख्तलिफ बैंक्स ने। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, अब तो जॉब और कैरियर का मसला है। तो ये किस तरह से, मतलब वो तो लोग भी बड़े क्रेडिबल हुआ करते थे, नूर खान, मतलब आप ब्रिगेड हमीदी, ब्रिगेड आतिफ, कर्नल अपने मुदस्सिर, तो कर्नल दारा, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी थी। तो अब क्या समझते हैं सर, ये डिपार्टमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए कि जॉब्स इतनी क्रिएट की जाती थी। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था कि जिसमें जॉब्स नहीं होती थी। तो ये है कि जब तक मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारे चीफ पैट्रन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके साथ फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब, और भी जितने अपना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जॉब्स के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि ये तमाम डिपार्टमेंट्स ओपन करें और बच्चों के लिए जॉब्स यानी कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहीं जाके आप इस चीज़ को हासिल करें। अल्लाह ताला बेहतर के, एक ज़माने में अपने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, उन्होंने भी डायरेक्टिव्स निकाले थे। फिर ये कि वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टिव्स निकाले। कोशिशें हो रही हैं, देखें बार साबित हों। बहरहाल ताहिर ज़मान साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैंने आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो मतलब ये कि हॉकी के हवाले से आपके जहन में हो, मैं ना पूछ सकूँ, एक तो वो मुख्तसरन बताइएगा, दूसरे हमारे नौजवानों को एक पैगाम ज़रूर दीजिएगा। जी ताहिर भाई। जी शुक्रिया रियाज भाई। देखिए, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात कह चुका हूँ कि हमारे वो लोग जो सिस्टम से, या जो प्रेजेंट जो सिनेरियो होता है हॉकी का, या जो तकर्रियां होती हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो नेगेटिविटी को हवा देने लगते हैं और क्रिटिसाइज करने लगते हैं चीजों को, और बेतुकी क्रिटिसिज्म होती है, जिसमें सिर्फ आइडेंटिकल अप्रोच होती है, वो नहीं होनी चाहिए, एनालिटिकल नहीं होती। मेरी उन सब भाइयों से दरखास्त है कि थक जाए, खुदा के लिए इन चीजों को खत्म कर दें। हर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। और मेरा जो नौजवानों के लिए यही है कि पाकिस्तान हॉकी जो है, उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हॉकी खेलने की तरफ आए, और जो खेल रहे हैं वो अपने जो हौसले हैं वो बुलंद रखें, और अपनी डेडिकेशन जो है उसकी एक्टिवेशन को नीचे ना जाने दें, हमेशा उसको एक्टिव रखें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। हाँ, यही ताहिर भाई से जो सवाल किया, यही आपसे कि पैगाम और कोई छोटी सी बात, इसलिए कि टाइम तकरीबन खत्म। सर, मेरा हेल्प प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि तमाम पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन की, चाहे वो मैनेजमेंट ही हो, चाहे वो प्लेयर्स हो। जब तक पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी, उस वक्त तक कभी रिजल्ट नहीं मिलता। ये मैंने आपके फर्स्ट सेशन में आपसे बात की थी। नौजवानों को, तो नौजवानों को जहाँ पैगाम है कि आप अपनी ऑनेस्टी से काम करें, वेरी गुड, किसी भी मुखालफत में ना जाएं, किसी भी पॉलिटिक्स में ना जाएं, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खुदा ताला आपको इज्जत ना दे।
बहुत शुक्रिया नासिर अली साहब और बहुत शुक्रिया ताहिर ज़मान साहब। इंशाल्लाह अगर आप कराची आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और यकीनन आपको फिर हम दावत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो और यकीनन आपको जो है गुफ्तगू पसंद आई होगी, इसलिए कि आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद थी। एक तो मौजूदा पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच, जिनकी एक्सपर्टीज़ का आपने रिफ्लेक्शन उसका देखा टीम की परफॉर्मेंस के ज़रिए, जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की, और साबिक ओलंपियन नासिर अली जो कि 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की फातेह टीम के कप्तान थे, और जो अपने ताहिर ज़मान है ये भी जो 92 का ओलंपिक था बार्सिलोना का, उसमें ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो यकीनन आपको ये जो गुफ्तगू पसंद आई होगी, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।